ये यूनिट नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2। मैं कुछ टिक करा रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहली बात, सबसे पहली बात, सेकेंड लाइन में लिखा है कि इनकम टैक्स सबसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 31/7/1861 को ब्रिटिश रूलर सर जेम्स विल्सन ने, पर इसको टेम्पररी रेवेन्यू माना गया, यानी कुछ टाइम के लिए, और ओनली 5 इयर्स के लिए था, बराबर, जो 1865 तक रहना था। लेकिन 1867 के अंदर वापस इंट्रोड्यूस किया गया विल्सन टैक्स ऑन ट्रेड्स एंड प्रोफेशन, जो 1873 तक कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद में वो खत्म हो गया। पर 1878 के अंदर वापस 1876-78 के बीच में आने वाले फेमिन्स के कारण उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फेमिन्स यानी दुकाल पड़े, और वो कंटिन्यू कब तक रहा? 1886 तक ना। इसमें ये स्टेज 1 था तुम्हारा। स्टेज 2 के अंदर बताया गया है कि इंडियन फिस्कल सिस्टम वो 1886 से स्टार्ट हुई। अभी तक की बात करें 1914 से लेके टू डेट, इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले कब पास? इनकम टैक्स एक्ट 1986 के अंदर, ये रॉन्ग है, 1886 लिखना, वॉज रिस्ट्रिक्टेड, और उसके बाद में एक्ट ऑफ 1918 पास किया गया ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन सच एक्ट फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यानी टोटलिंग ऑफ इनकम of a person from all sources for the purpose of fixing the tax incidence, यानी टैक्स किस पे लगा जाएगा वो पता चला। एक्ट 1922 ये इनेक्ट किया गया 1918 के एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए, और ये तुम्हारा फर्स्ट एक्ट था जिसमें टैक्स रेट को फिक्स किया गया। और बाद में अभी जो एक्ट फोर्स में वो 1961 का, ये याद रखना है आपको एमसीक्यू। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एमसीक्यू। इसके लिए आपको ये लिखा गया है लॉ कमीशन एंड त्यागी कमेटी, उसने ये प्रेजेंट किया था। याद रखो ये पूरे इंडिया में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये बार बार लिखा जाता है लॉस के अंदर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले 370 था, अब नहीं है, तो इसलिए अब लिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब टैक्स क्या, तो ये बर्डन बोला जाता है। टैक्स ये वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है या डोनेशन नहीं है, पर एक फोर्स कंट्रीब्यूशन है, पर इट इज नॉन पीनल, इसका मतलब इसमें कोई पनिशमेंट नहीं। तो ये कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी बोला गया, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटोर्शन, यानी कोई चीज है ना आपसे छीन ली जाती है आपकी इनकम में से। गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है वो हमने ये सब देखा हुआ है, पर अपना मेन टारगेट क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स में क्या क्या आएगा, पेज नंबर 3 पे लिखाइए। देखो इनकम टैक्स एक्ट जो कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से, और इसमें कितने सेक्शन है? 298 और 14 शेड्यूल्स है इसके अंदर। याद रखो हर साल उसमें चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं, और हर साल कौन सा एक्ट पास किया जाता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट पास करते हैं पार्लियामेंट, यानी जब बजट आता है ना तब पुराना एक्ट जाता है, नया एक्ट आता है। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं, एमसीक्यू में पूछा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर हर बार बजट सेशन में जो लेके आते हैं वो फाइनेंस बिल है, उसमें बजट की पहले पार्ट के अंदर यानी ए पार्ट के अंदर पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाना चाहती है फिजिकल एरिया में वो, और दूसरे पार्ट के अंदर डिटेल टैक्स प्रपोजल होता है। जब दोनों हाउस पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों ही, पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर जब ये पास हो जाएगा ना तब ये एक्ट बन जाएगा, और एक्ट बनने से पहले उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन लगेगी। और ये हर साल अमेंड होता है। इनकम टैक्स के रूल्स देखो, एक्ट कब बना था? 1961 में, लेकिन रूल्स कब? 1962 के अंदर।
अब इसमें सीबीडीटी नाम लिखा है, तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस has been constituted to administer the act। तो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड है, ब्यूरो नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आर्टिकल 256 वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स अपने मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों के ऊपर चार्ज कर सकती है सब। तो अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, पेज नंबर 4 पे लिखा है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा इंसान के ऊपर का बर्डन है, मतलब तुम पे करते हो, तुम्हारा टैक्स तुम पे करते हो, उसको अपने डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स आता है, ये एमसीक्यू में आता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो तुम पे डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता, तुमसे वसूला जरूर जाता है, लेकिन पे तुम नहीं करते, कोई दूसरा उसको पे करता है, यानी बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट होता है। शिफ्ट होना यानी किसी दूसरे के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन होता है। इसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स और जीएसटी। जीएसटी मैंने लिखवाया था उस टाइम पे। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो वो हर उस इंसान के ऊपर लागू होता है जो उसके लिए एलिजिबल है, बराबर। अब किसके पास पावर है, तो यहाँ पे 3 टीयर सिस्टम है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन याद रखो मोस्ट इंपोर्टेंट के इनकम टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं, ये सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है। अब हाउ द इनकम टैक्स अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी और वो पैसा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो प्रेसिडेंट हर 5-5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर बाकी सारे स्टेट के ऊपर, स्टेट के पास और सेंट्रल के पास रहता है। हाउएवर इसमें कॉरपोरेशन का जो टैक्स है ना, यानी कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स कंपनीज के ऊपर, वो इसमें नहीं देखा जाता, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसको पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देती नहीं, वो खुद ही अपने बजट में उसका प्रोविजन करती है। टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट यानी फैसिलिटीज पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी वैसे सारे टैक्सेस जो सीधे किसको पे किए जाते हैं, फंड के लिए पे किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एंड सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सरचार्ज हो नहीं, जो भी ज्यादा पैसे टैक्स के ऊपर का टैक्स, उसको सरचार्ज बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है सेस, CSS। द अमाउंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिविजिबल पूल गोस टू गवर्नमेंट, और बैलेंस अमाउंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंस कमीशन चाहेगा वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, देखो पहली बात तो इनकम टैक्स एंड मेनी अदर टैक्सेस, तो अंडरलाइन करो, रेज रेवेन्यू टू मीट वेरियस एक्सपेंडिचर इनकम बाय द गवर्नमेंट, तो खर्चा अपना पूरा करना। और अंदर ऑब्जेक्ट क्या है कि जो रिच और पुअर के बीच की जो गैप है ना, उसको फिलअप करना। कैसे कि पुअर लोगों को है ना अपने फ्री में फैसिलिटीज है, तो कम पैसों के अंदर फैसिलिटीज देते, और उन्हीं सारी फैसिलिटीज के लिए हम पैसे वाले लोगों के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। ऐसे ही बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट किया जाता है। उसके अलावा एक तो सेविंग्स एनकरेज होता है, सेविंग्स मोबिलाइज होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो हमारे पे तलवार है। एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। टाइडिंग ओवर इमरजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपने एकदम परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि टैक्स भरना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होने चाहिए। एंड फाइनली क्रिएशन ऑफ अ सेंस ऑफ नेशनलिटी, इसमें आपको देशभक्ति लगती है कि टैक्स भरेंगे तो देश के विकास में अपने भी सहयोग कर रहे हैं सब। अब किस तरह के टैक्स, एक एडवांस टैक्स लिखा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिमांड टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये इतनी अलग अलग चीजें हैं। अब है ना याद रखो, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स है ना, वो किस में आता है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके लिए आता है, ये याद रखना है, बराबर नहीं। बाकी सब देखो उसके अंदर, बाकी सब में कुछ नहीं है, खाली ये कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स है ना, वो एमसीक्यू में आ सकता है। अब चार्जेबिलिटी, हर इंसान को टैक्स भरना पड़ता है,
जो इंडिया में कमाता है उस हर इंसान को टैक्स चार्जेबल है, अगर उसकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस होती है तो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंटू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कोई भी हो, सब चार्जेबल है। यहाँ पे एवरी पर्सन का मतलब एवरी पर्सन यानी एवरी इंडिविजुअल नहीं है। पर्सन का मतलब जो अपने 6 लोग अलग अलग चीजों 7 चीजों को देखते हैं ना, वो आता है। फिर चार्ज ऑन टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का मतलब तुम्हारा इनकम का जरिया एक नहीं होता, 10 होते हैं। वो सबकी इनकम को टोटल करके उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। पेज नंबर 6 पे लिखा है, देखो, आ, इसमें अपने 3 तरह के रेसिडेंट्स देखते हैं। पहले कितना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड लास्ट में आता है नॉन रेसिडेंट। अब चार्ज इन असेसमेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। अपने असेसमेंट, ये आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा कि असेसमेंट के ईयर के अंदर आपको चार्ज किया जाता है प्रीवियस ईयर के पैसे के ऊपर का टैक्स। प्रीवियस ईयर में जो कमाया उसके ऊपर टैक्स भरना है, लेकिन कब भरना है, असेसमेंट ईयर के अंदर आपको भरना है। तो असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। एंड चार्ज ऑन प्रीवियस ईयर टोटल इनकम, तो जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो गया, 31 मार्च को खत्म होगा। लेकिन अगर आज अभी 22-23 तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 21-22 हुआ। तो हम बहुत सारे समय देख चुके हैं। अब liability to tax, a person becomes liable to tax as soon as the prescribed taxable event has happened। मतलब अगर तुमने कमाना शुरू किया ना, मतलब लायबिलिटी आ गई। इसका मतलब अगर तुमने कोई भी तरह की इनकम जनरेट की तो यू आर लायबल। पर लायबल कब बनते, एक लिमिट से ज्यादा कमाते, तो वो लिमिट नीचे दी गई है, देखो लिमिट में लिखा गया है कि 2.5 लाख तक कोई नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है आपको। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5%, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20%, 10 लाख से ऊपर हो तो 30%, 30%। और उसके बाद देखिए, सीनियर सिटीजन अगर हो तो 3 लाख तक नो चार्ज, 3 to 5 5% है, 5 and 10 के बीच में हो तो 20, एंड उसके बाद 30। अब है नहीं, अगर सुपर सीनियर यानी 80 ईयर से ऊपर हो तो उसके लिए 5 लाख तक नो टैक्स, और सीधा 20% की स्लेबस चालू हो जाता है। अब यहाँ है ना बहुत बड़ा धोखा है इस बात का, नहीं कि इन्होंने 5 के बाद 10 का स्लेबस नहीं रखा है, सीधा 20 का कर दिया। पहले स्लेब ने 10% से शुरू होता था, इन्होंने स्लेब को 5% से किया। अब जो छोटे बड़े लोग हैं ना, छोटे लोग हैं ना, वो टैक्स भरते ही नहीं है, पहली बात तो वो नीचे चले जाते हैं 2.5 लाख से। पर है नहीं, जो लोग एकदम सैलरी वाले लोग हैं ना, एकदम ऑनेस्ट, वो मर जाते हैं इसमें। क्योंकि अगर तुम्हारी सैलरी, अगर समझो 70-80 थाउजेंड के बीच में होगी, समझो 75,000, तो 9 लाख तुम्हारी साल की सैलरी होती है, बराबर। अब सैलरी तो सीधी टीडीएस के लिए एलिजिबल है, तो तुम्हारा पैसा कट गया। अब सैलरी सीधी इनकम बोली जाती है, उसमें से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते तुम, सिवाय कि तुम्हारा जो पैसा कटता है ना, वो पीएफ का नहीं, ये सब वो, उसके अलावा दूसरी कोई चीज माइनस नहीं कर सकते। तो ये बेचारे सीधे किस में आ जाते हैं, थोड़े अमाउंट 5% भरते हैं, बाकी सीधा 20%। तो मतलब समझो कि अगर वो 4 लाख रुपए ऊपर है, वो 4 लाख के ऊपर उसको टैक्स कितना भरने का, सीधा 20%, यानी 80,000। और प्लस 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको कितना भरने का, 5%, यानी 2.5 लाख का 5% करे अपने, तो वो होता है 12,500, तो 92,500 का टैक्स होता है। 92,500 का टैक्स प्लस 4% उसके ऊपर, दूसरे 92,500 के 4% दूसरा सरचार्ज लगा जाता है, एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब कौन भरे, सोचो। तो अपने यहाँ पे टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, और टैक्स का स्ट्रक्चर खराब है ने, उसके पीछे का कारण टैक्स की चोरी है। पर टैक्स की चोरी कर दे इसलिए टैक्स का स्ट्रक्चर खराब है। तो सुधरे कौन पहले, वो समझ में नहीं आता। सरकार सुधरे के लोग सुधरे, वो समझ में नहीं आता। और सरचार्ज देखो यहाँ पे अगर ये रेट ऑफ सरचार्ज है वो कब है, 50 लाख से ऊपर इनकम होने, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% इनकम टैक्स का, समझ लो सरचार्ज है ना, टोटल के ऊपर नहीं, खाली इनकम टैक्स का सरचार्ज होता है। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 करोड़ से 5% के बीच में 25%, 5 करोड़ से 10 करोड़ 37%, और 10 करोड़ से ऊपर हो तो भी 37%। अब बाकी के एसएस ये किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी के लिए। लेकिन बाकी सबों ने, तो इसमें लिखा है कि मोर देन 1 करोड़, लेकिन 10 करोड़ से कम होने
टू 12% फॉर्म LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर। उसके बाद में डोमेस्टिक कंपनी हो, अपने इंडिया की कंपनी, तो 7% ऑफ IT, और यहाँ 12% ऑफ IT, और फॉरेन कंपनी 2% ऑफ IT और 5%। किसी को लगे कि साला डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ज्यादा टैक्स हो, फॉरेन कंपनी के ऊपर इससे ज्यादा टैक्स लगता है, और वो अलग तरीके का होता है, राइट। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो 4% है, वो याद रखने का। और सबसे बड़ी रिलीफ किस में, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख हो ना, ये याद रखना, ये MCQ में आएगा आएगा आएगा। आज मैंने उस वक्त भी टिक करा था। देखो, SSC अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम हो ने तो उसको रिबेट मिलता है। कितना रिबेट मिलता है, टैक्स पेबल और 12,500 विच ओवर इज लेस। जितना टैक्स आप पे करते हो वो, और 12,500 दोनों में से जो कम होने वो। और जो रिबेट है ना, shall not be before adding 4% of HEC। रिबेट पहले HEC गिनो, बाद में करेंगे, ऐसा। हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, अब 87A is not available in respect of tax payable 10% of LTCG long term capital gain under section 112A। ये भी लिखा हुआ है। FMM यानी रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल फ्रॉम कैजुअल इनकम। ये सब अब कोई काम का नहीं है। अब अपने ने शेयर मार्केट इनकम और ये सब लिखा है। अपने ने क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, पेज नंबर 8 के ऊपर। फिर अपने खास एकदम प्रिंसिपल्स क्लैरिफाइंग कंसेप्ट ऑफ इनकम में जो टिक करा वो MCQ में आएगा, राइट ने, वो करना है। उसके बाद में अपने ने सीधा रेसिडेंशियल स्टेटस और पर्सन के ऊपर जाए। देखिए, फॉर मेल SSC और फीमेल SSC जिसकी एज 60 ईयर्स से कम हो, तो वो कितना हो गया, 2,50,000 है उसकी लिमिट। लेकिन अगर 60 ईयर्स से ज्यादा लेकिन 80 से कम हो तो वो 3 लाख। लेकिन अगर 80 से ज्यादा होने तो 5 लाख। ओके। अब यहाँ नीचे लिखा है ना कि प्रिंसिपल क्लेरिफाइंग कंसेप्ट ऑफ इनकम, तो इसमें इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, फोर्थ वाला टिक करो। थर्ड वाला टिक करो, इनकम इज टैक्स ऑन रिसीट और एक्रूअल बेसिस, बराबर। उसके बाद में 9th पेज के ऊपर टेम्पररी एंड परमानेंट बोथ इनकम आर टैक्सेबल, 9th वाला। पर्सनल गिफ्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट 21 पिन मनी। पिन मनी किसको बोलते हैं, रिसीव्ड बाय वाइफ फॉर हर ड्रेस पर्सनल एक्सपेंस इज नॉट ट्रीटेड एज अ इनकम। 18 इनकम शुड बी रियल एंड नॉट फिक्शनल, यानी इनकम होनी चाहिए। 13 receipt on account of dharmada not liable to tax। 22 award received by sportsman chargeable to tax। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो याद रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, जब तक एग्जेम्प्ट ना होने तब तक टैक्सेबल है, और कैपिटल रिसिप्ट जब तक कुछ लिखा ना होने तब तक टैक्सेबल नहीं है। लिखा हो तो टैक्सेबल, ना लिखा हो तो टैक्सेबल नहीं। पर सब में कुछ ना कुछ होता ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा सब होता ही है उसमें। अब अपने ग्रॉस टोटल इनकम देखे क्वेश्चन नंबर 16, वो याद रखना है। ये 5 इनकम याद रखनी है। पहले सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, और लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके। फिर यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे इनकम के ऊपर, ये आपने देखा था, बराबर।
मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ पेज नंबर 11 पे। ये इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर इनकम और नॉट। यस या तो नो में जवाब लिखना था। देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय रिलायंस लिमिटेड टू इट्स एम्प्लॉइज मिस्टर अमित, टैक्सेबल तो यस। रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेंस एक्सपेंसेस बाय टाटा लिमिटेड, हमेशा याद रखने का कि कोई भी अगर पैसा वापस रिटर्न दिया जाता है तो वो कन्वेंस एक्सपेंस यानी उसको आने जाने का खर्चा था, वो खर्चा उसको वापस दिया गया तो वो एक्सपेंस को अपने क्या मानेंगे, यस, वो टैक्सेबल। अरे सॉरी, रीइंबर्समेंट नो आएगा। रीइंबर्समेंट मतलब ऑलरेडी तुम खर्चा कर चुके हो, उसको वो खर्चा तुमको वापस मिलता है तो वो इनकम नहीं है तुम्हारी, क्योंकि वो खर्चा पहले से कंपनी को देना था। नाउ लॉटरी प्राइस ऑफ 50,000 वन बाय मिस्टर अनलकी, तो लॉटरी यस, कैजुअल इनकम है। फिर इसके बाद में रेंट रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यस इनकम है क्योंकि रेंट रिसीव किया। पिन मनी नो, पिन मनी आएगा ऑप्शन में यानी ऑब्जेक्टिव में। फिर प्रॉफिट मेड बाय स्टूडेंट्स एसोसिएशन फ्रॉम फन फेयर, यस ये इनकम है। ये कैसी इनकम है पता है, ये टेम्पररी इनकम बोली जाती है क्योंकि एक ही बार इनकम होती है ना। फिर उसके बाद में रेगुलर नहीं है इनकम। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स डन बाय ओलंपिक लिमिटेड, नो, रिवैल्यूएशन हुआ। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या, रिवैल्यूएशन यानी मतलब अभी एसेट की कीमत चेंज की है, पर उस एसेट की कीमत से फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो बेचने के बाद पता चलेगा ना, अभी बेचा नहीं है उसको। इनकम ऑफ मिस्टर सलमान फॉर स्मगलिंग, यस, इलीगल इनकम इज ऑल्सो, मैंने बताया चौथा। लॉस सफर्ड बाय स्वीट हार्ट लिमिटेड, लॉस है वो भी इनकम के अंदर आएगा लेकिन ये माइनस इनकम में आएगा। फिर बर्थडे गिफ्ट रिसीव बाय मिस्टर पिंटू फ्रॉम हिज फादर, यस, कैसे इनकम है लेकिन क्यों एग्जेम्प्टेड है, कोई मुझे बताए। यस, रिलेटिव से इनकम होती है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, आपने देखा था आगे, अगर रिलेटिव से हुआ नहीं तो क्या हो गया, वो नॉट टैक्सेबल है। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर नरेंद्र पटेल। देखो अब यहाँ बात समझो, नॉट टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क, इनकम है, इनकम है लेकिन एग्जेम्प्टेड है, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को इनकम बोलेंगे लेकिन बाद में लिखेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम, समझे। ये इनकम हुआ। अब अपने पर्सन देखेंगे पेज नंबर 12 के ऊपर। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए भी है, आपको क्वेश्चन दूसरे भी दिए, वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना। नाउ अब इंडिविजुअल किसको बोला जाता है, पर्सन में रेसिडेंशियल स्टेटस को डिसाइड करने के लिए टोटल 6 चीजें 7 है, इन्होंने एक नंबर डबल बार लिखा है। और इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। सवाल इंक्लूसिव का मतलब क्या, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या। एग्जॉस्टिव का मतलब जो लिखा है उसके आगे पीछे कोई ऐड नहीं कर सकते, उसको अपने एग्जॉस्टिव बोलते हैं। लेकिन इसमें तुम अगर कोई भी इंसान को इंडिया में रहने वाले उठाओ ना तो कोई ना कोई कैटेगरी में हो ही जाएगा, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब। तो देखो पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन कोई भी आ जाएगा, याद रखो कोई भी आ जाएगा, उसमें पागल भी आ जाए लिखा है, राइट। उसके बाद में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें पर्सन्स गवर्न बाय हिंदू कोड हु आर लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, भूल जाओगे। HUF इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ नॉट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेंबरशिप कहाँ से आती है, फ्रॉम बर्थ, जन्म लेने से, उस फैमिली में जन्म हुआ वो। और सबसे इंपॉर्टेंट जैन सिख फैमिली, वो HUF में इंक्लूड किया जाता है लेकिन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को इंक्लूड नहीं किया जाता HUF में। समझ लो क्या बोला मैंने, कि HUF के अंदर जैन और सिख फैमिली आती है लेकिन कौन सी फैमिलीज नहीं आएगी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस नहीं आएंगे। अब कंपनी, तो अगर आपको लिखा गया हो, क्वेश्चन में लिखा गया हो कि मोहम्मद, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो HUF नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है।
company. A company includes an Indian and a foreign company, as also any other institution which has been assessed or accessible as a company. यानी इसमें यूटीआई यानी यूनाइटेड ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आएगा। वो कंपनीज है, ये सब कैसा है, जिसको कंपनी की तरह से असेस किया जाए वो कंपनी। अब असेसमेंट कंपनी की तरह से होगा कि नहीं वो कैसे पता चले, ये ने आपको कंपनी की तरह से अपना मेमोरेंडम इशू करे, कंपनी की तरह से अपना प्रोस्पेक्टस इशू करे, ये सारी कंपनी है। फिर फर्म, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में याद रखो, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे आपको कि अनरजिस्टर्ड फर्म, तो आपके दिमाग में है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिख के चले आए या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो गलत। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो फर्म गिनी जाएगी, यानी पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना 1932 के एक्ट के मुताबिक कंपलसरी नहीं है। और याद रखना पार्टनरशिप होना चाहिए वर्ड अंदर, अगर वर्ड ऐसा फर्म लिखा हो तो भी चलेगा, पर पार्टनरशिप और फर्म दो में से कोई तो एक वर्ड होना चाहिए, तभी तुम उसको पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंक्लूड करोगे। यस, फर्म लिखा ही है 2-3 क्वेश्चन में। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ पर्संस हु आर joined इन अ कॉमन पर्पस और कॉमन एक्शन विद अ व्यू टू अर्निंग एन इनकम। जैसे एबीसी कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पीछे लिमिटेड वर्ड देख के भरमा मत जाना कि कंपनी आएगी इसमें, समझ रहे हो, पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं देखना है, क्या देखना है कोऑपरेटिव। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी है ना तो क्या हो गया, हाँ, पर अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो कंपनी में आएगा, समझे ना। नाउ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मींस एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन सम एक्टिविटी ऑफ अर्निंग सम इनकम। इसमें न सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है। देखो, एओपी के अंदर दो पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, ये मिलके भी एओपी बना सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर सारे के सारे इंडिविजुअल यानी इंसान होने चाहिए, इसमें कोई भी फर्म ना चले, इसमें कोई भी कंपनी ना चले, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगे, इंडिविजुअल। यानी ऐसा लिखे कि टुगेदर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। लेकिन मिस्टर एक्स, बी लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर्सन को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते, वो राइट हो जाए, राइट। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड सब आ गया, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, फिर उसके बाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, ये सब आ गया। जबकि आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें सारी की सारी आइडल्स, आइडल्स यानी इसमें लिखा गया है गॉड, गॉडेसेस एंड डाइटीज, डाइटीज यानी जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी बंदगी की जाती है, उसमें अल्लाह, बालाजी, विश्वनाथ सब आ गए, समझे ना। उसको भी क्या टैक्सेबल पर्सन माना जाता है, टैक्सेबल पर्सन आर्टिफिशियली। एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हमने किसी कानून को पास करके बनाया, जैसे एमएस यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन किसके बीच में, एओआई और बीओआई के बीच में। एंड एओआई, एओपी, सॉरी एओपी बोलते हैं, एओपी में कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडिविजुअल, यानी उसमें नॉन इंडिविजुअल आ सकते हैं, लेकिन बीओआई में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यानी इंसान होंगे। यानी दो या तो दो से ज्यादा लोग, तो मैं आगे समझा चुका, दो या तो दो से ज्यादा लोग, इसमें कंपनी भी शामिल है, एओपी भी शामिल है, सॉरी एओपी नहीं, कंपनी पार्टनरशिप भी शामिल है, फिर दूसरा एचयूएफ भी शामिल है उसके अंदर, तो वो सब तुम्हारा एओपी के अंदर आएगा, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर। लेकिन सिर्फ इंसान हो तो वो बीओआई। मैं बार बार बोलता हूँ बीओआई को तुम एओपी बोल सकते हो, लेकिन एओपी को बीओआई नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एओपी के अंदर वॉलंटरी गेटिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन डिजाइन और कॉम्बिनेशन विल डू एंगेज, विल टू एंगेज इन एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, जबकि बीओआई में और मे नॉट हैव सच कॉमन डिजाइन और विल, यानी उसमें कोई ऐसी मर्जी नहीं होती कि पैसा ही कमाना है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर, लेकिन एओपी के अंदर मेन मकसद कैसा होता है, प्रॉफिट कमाने का।
अब इसमें से ने कुछ सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ 13 पेज पे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखे, सेकेंड वाला देखो क्या लिखा है। कनु एंड चतुर हुआ लीगल heirs ऑफ रमेश। रमेश पास अवे इन 1990 एंड कनु एंड चतुर कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। तो क्या आएगा? HUF आएगा इसका, राइट। फिर देन आफ्टर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत लिखा है आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंपनी। देन आफ्टर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इसमें भी किसी ने वो भी लिखा है। EME टेम्पल मंदिर मस्जिद कोई भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में आएगा। देखो 20 में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शाह एंड देयर मैरिड डॉटर लिखा है। मैरिड डॉटर अब वो फैमिली को बिलोंग नहीं करती तो HUF नहीं आएगा, इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे, राइट। फिर इसके बाद पेज नंबर 14 पे देखो 10वां मेघदूत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में लिख सकते हैं अपने 10, राइट। उसके बाद में दबोई नगर पालिका लीगल अथॉरिटी आर्टिफिशियल पर्सन के लीगल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी। गुड, वेरी गुड। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लोकल अथॉरिटी जाएगा। कोई बोल नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ, चलो आगे। फिर सेकंड वाला देखे 7th में सेकंड वाला लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कंपनी। बैंक है कोऑपरेटिव तो कंपनी, सोसाइटी हो तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद 20 देखो 27 में अ जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पी मिसेस पी एंड देयर सन तो HUF आएगा। और 8 undivided Muslim family of Muhammad consisting of himself with wife and 2 sons carrying on business without entering into the partnership। ना मुस्लिम है इसलिए HUF नहीं होगा, ये आएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, और जलाराम ट्रस्ट लिखा है। जलाराम ट्रस्ट कोई भी ट्रस्ट है ना, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तो BOI आएगा। ओके सो हियर ये अपने पहला इसके अंदर पार्ट अब एसएससी में समझा रहा हूं तुमको। मेजॉरिटी थियरी का इस हिस्सा इसके अंदर बाकी है।